हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 40 क्वेश्चंस। कैसा रहता है एग्जाम में लेवल, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ये लेवल काफी आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या ये लेवल मॉडरेट है? बिल्कुल। ये लेवल मॉडरेट टू टफ की तरफ जाता है, यानी एग्जाम टफेस्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए अगर आप सेशन से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको ये एग्जाम आसान लगने वाला है। क्योंकि देखिए, टफ कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो आसान हो जाता है, और जो आपका पढ़ा हुआ नहीं आता वो टफ हो जाता है। प्रीवियस 2 सालों की बात करें तो कंप्यूटर ने पूरा पैटर्न अपना चेंज कर दिया है। कुछ लोग स्पेसिफिक बुक से पढ़ते हैं, वो बुक्स जो काफी पॉपुलर हैं, लेकिन याद रखिए कि वो बुक्स इतनी पॉपुलर हैं कि उनको हर कोई पढ़ता है और एग्जामिनर भी पढ़ता है। क्योंकि इसलिए पढ़ता है क्योंकि वहां से पेपर उसको नहीं बनाना होता। इसलिए वो पढ़ता है कि जहां से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जगह ना पढ़े। तो ऐसी कॉमन बुक्स जो आप लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप जानते हैं उन बुक्स का नाम, वहां से बिल्कुल भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि इस तरीके का लेवल अब एग्जाम में नहीं आता। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया हो चुका है, और अगर आप इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो ही आपके एग्जाम में 35 प्लस स्कोर हो पाएगा। यानी 35 प्लस क्वेश्चंस को आप सही कर पाएंगे। और 40 क्वेश्चन में अगर आप 35 प्लस सही कर लेते हैं तो सोचिए, अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपके कम स्कोर हुआ, है ना, जैसे सपोज करिए हिंदी और इंग्लिश में आप बेटर स्कोर नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि कई बार इंग्लिश बहुत इजी नहीं आती, हिंदी भी टफ आती है। तो अगर वहां पर आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए, या मैथ्स और रीजनिंग में बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए, या जीए सेक्शन में बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए, तो कंप्यूटर इन सबको कवर कर लेगा, है ना। यहां पर अगर आप 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्यूटर एक गेम चेंजर की तरह होता है एग्जाम में, और ये आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है। लेकिन थोड़ी सी अगर कमी आपने कर दी कंप्यूटर में तो ये सिलेक्शन ले भी सकता है, राइट, बिकॉज दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आइए आपके सिलेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए डिस्कस करते हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस, और देखते हैं कि आप आज के सेशन में कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो वाकई में कंप्यूटर को एज अ सीरियस सब्जेक्ट लेते हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर में एक बार बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट थ्योरी वाइज पढ़ लिया जाए, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लिए जाएं, उसके बाद मिक्स मॉक टेस्ट लगा लिए जाएं, ताकि एग्जामिनेशन लेवल को टच कर पाए। और प्रीवियस 2 सालों से भी कैंडिडेट 35 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ तो है जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको सब कुछ दे दिया गया है। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से पढ़ा, रिवाइज किया, अपने नोट्स बनाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 40 में से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि सचिन सर ने पढ़ाया हुआ नहीं है। सारे के सारे आपको लगेंगे कि सचिन सर ने पढ़ाए हुए हैं। फिर हो सकता है कुछ 2-3 क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, फिर भी आप 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करेंगे। गेटिंग दी पॉइंट। तो आप इस कोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर पर। फिर आप इस कोर्स से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस को पीडीएफ से रिवाइज करिए, वीडियोस को देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। हैव अ लुक। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है आईबीपीएस का। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, है ना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, डैम श्योर है।
बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इन डेप्थ लेवल पे बनते हैं। लेटेस्ट वर्जन की बात करें, ऑफलाइन जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है, MS ऑफिस 2021, और अगर ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो लेटेस्ट आ चुका है MS ऑफिस 365। यस, तो आपको दोनों ही वर्जन्स पर इक्वली कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन MS ऑफिस 2021। MS ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो कौन सी फंक्शन कुंजियों को प्रदर्शित करती है? क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर था कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ F2। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? अगर हम MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या मार्जिन सेट है, क्या पेज में कोई भी टेक्स्ट कट तो नहीं रहा है, क्या प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, क्या प्रिंट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी प्रिंट आउट लेने के बाद। तो हम सेटिंग्स में जाकर प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक कर लेते हैं, और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल F2। सिर्फ F2 का इस्तेमाल हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए भी करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछें कि F2 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आंसर है किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। वहीं MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए भी F2 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बताइएगा। Gmail uses dash as its default font। Gmail अपने डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में डैश का उपयोग करता है। एरियल, कैलिब्री, जॉर्जिया, सैंस सेरिफ या वर्दाना। आपने कहा सर जीमेल पर मेल तो बहुत भेजी हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट वहां पर कौन सा यूज होता है ना? और अगर दे दिया होता तो आज इतनी दिक्कत नहीं आती, है ना? तो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जीमेल में जब भी आप बॉडी में कुछ भी लिखते हैं, या बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट रहता है वो होता है सैंस सेरिफ। क्या होता है गाइस? सैंस सेरिफ। ये है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट। जैसे MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के लेटेस्ट वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो कैलिब्री है। पहले वाले वर्जन्स में टाइम्स न्यू रोमन था। उसी तरीके से जीमेल में भी जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो क्या होता है? सैंस सेरिफ होता है। आप देख सकते हैं जब आप मेल भेजते हैं जीमेल के थ्रू, तो आपको यहां पर सैंस सेरिफ बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट दिखता भी है, और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप फॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं, है ना? इन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड फॉन्ट के नाम, यानी फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस। क्लियर है? तो एक बार सभी फॉन्ट एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। सैंस सेरिफ है जो बाय डिफॉल्ट है, सेरिफ है, फिक्स्ड विथ है, वाइड है, नैरो है, कॉमिक सैंस है, ग्रेमाउंड है, जॉर्जिया है, टेहोमा है, ट्रिब्यूचिट MS है, और वर्दाना है ना? ये आपके क्या है? जीमेल में अवेलेबल फॉन्ट के फेसेस यानी फॉन्ट नेम है। बाय डिफॉल्ट सैंस सेरिफ। नेक्स्ट, जीमेल कम्स विद अ स्टैंडर्ड डैश फॉन्ट साइज। जीमेल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, बताइए। जीमेल मानक डैश फॉन्ट आकार के साथ आता है। आपने ये तो समझ लिया कि जीमेल में जो फॉन्ट का फेस होगा, जो फॉन्ट नेम होगा बाय डिफॉल्ट, वो सैंस सेरिफ होगा। अब मुझे ये बताइए कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है जीमेल में? 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 11 पॉइंट, 15 पॉइंट या 8 पॉइंट? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 पॉइंट। जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होगा जीमेल में वो 10 पॉइंट होगा, और जो फॉन्ट का फेस होगा, जो फॉन्ट का नाम होगा, वो सैंस सेरिफ होगा। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी? ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है?
जैसे आपकी भी एक ईमेल आईडी होगी, है ना? क्या है आपकी ईमेल आईडी? एक बार मन में बताइए, याद आ गई ना? जैसे मेरी arodaeducator@gmail.com। तो यहां पर कह रहा है क्या अलाउड नहीं है ब्लैंक स्पेस, डॉट, न्यूमेरिक डिजिट यानी नंबर्स, कैपिटल लेटर्स या ऑल ऑफ दीज। ब्लैंक स्पेस, क्या ब्लैंक स्पेस मेल में अलाउड होती है? बिल्कुल नहीं। हम मेल आईडी में ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल यानी स्पेस का यूज नहीं कर सकते। तो आंसर हमें मिल चुका है ब्लैंक स्पेस, जबकि डॉट, न्यूमेरिक डिजिट यानी नंबर्स, कैपिटल लेटर्स और बाकी तो सब इन्वॉल्व होते हैं, यूज किए जाते हैं, लेकिन ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं करती। नेक्स्ट, dash is a small program that can be activated immediately after a microcontroller has been powered up। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश एक छोटा प्रोग्राम है जिसे माइक्रो कंट्रोलर के चालू होने के तुरंत बाद सक्रिय किया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं? जब माइक्रो कंट्रोलर एक्टिवेट होता है उसके बाद कंप्यूटर में क्या एक्टिवेट होता है? बायोस, रोम, फ्लैश, ऑपरेटिंग सिस्टम या बूटस्ट्रैप लोडर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज बूटस्ट्रैप लोडर। यानी जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर एक्टिव होता है उसके तुरंत बाद एक्टिवेट होता है बूटस्ट्रैप लोडर, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रैम में लोड करना। तो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ बूटस्ट्रैप लोडर? इट इज अ लोडर विच कैन लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू द रैम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बूटस्ट्रैप लोडर की है। वेरी गुड। नेक्स्ट, the word count command on the tools menu display the number of words as well as the number of dash in the current document। देखिए आपको क्वेश्चन भी मैक्सिमम करने हैं और करने भी बहुत जल्दी है ना? 7 से 8 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये 40 के 40। तो ये स्पीड तभी आप बढ़ा पाएंगे जब कमांड होगा, है ना? यहां तो हम बहुत स्लोली आपको समझा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको 8 से 10 मिनट के अंदर करने होंगे, है ना? स्पीड भी मैटर करती है। टूल्स मेन्यू में वर्ड काउंट कमांड वर्तमान दस्तावेज में शब्दों की संख्याओं के साथ साथ डैश की संख्या भी प्रदर्शित करता है। आप लोग ने शायद देखा होगा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कई बार वर्ड काउंट का फीचर मिलता है। एमएस वर्ड में तो ये बहुत कॉमन है, वर्ड काउंट। तो कह रहा है वर्ड काउंट क्या करता है? ये क्या काउंट करता है? लाइंस को, कैरेक्टर्स को, पैराग्राफ को, इन सभी को या नन ऑफ दीज को? तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये जो वर्ड काउंट फीचर है ये 6 चीजों को काउंट करता है। कौन कौन सी? पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स विद नो स्पेसेस, कैरेक्टर्स विद स्पेसेस, पैराग्राफ और लाइन। टोटल कितने आइटम्स को ये काउंट करता है? 6। ये आपकी पूरी पेज की स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर देता है कि आप किस पेज नंबर पे हैं, आप कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितने कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं बिना स्पेस के साथ, कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं स्पेस के साथ, कितने पैराग्राफ टाइप किए हैं, कितनी लाइंस टाइप करी हैं। ये सब शो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ड काउंट। क्लियर है? वेरी गुड। Dash is the language for describing the presentation of web pages including colors, layout and fonts। कह रहा है डैश रंग, लेआउट और फॉन्ट सहित वेब पेजेस की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए भाषा है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो प्रेजेंट करती है वेब पेजेस को, कलर्स को, लेआउट को और फॉन्ट को? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या फिर ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं कि अगर हमें वेब पेज बनाना है तो HTML का भी यूज करेंगे, CSS का भी यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे, है ना? ये बहुत पॉपुलर है वेबसाइट बनाने के लिए।
लेकिन अगर हमें ध्यान देना है कलर पे, लेआउट पे, फॉन्ट पे, यानी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन पर, ताकि वेबसाइट बहुत सुंदर दिखे, बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव दिखे, तो प्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं, तो यहां पर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही है। तो प्रेजेंटेशन के लिए वेबसाइट पर किसका यूज करते हैं? CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। प्रेजेंटेशन के लिए, कलर्स बढ़िया यूज करने के लिए, लेआउट डिजाइन करने के लिए, फॉन्ट का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। वेरी गुड। Who among these names not associated with Twitter's founder list? इनमें से कौन सा नाम ट्विटर की संस्थापक सूची से नहीं जुड़ा है? तो ट्विटर के फाउंडर्स की जो लिस्ट है उसमें से यहां पर कौन सा नाम इनवैलिड है? जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, इवेम विलियम्स, नोह ग्लास या जैन कोयुम? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज जैन कोयुम। क्योंकि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप के जो फाउंडर हैं वो है जैन कोयुम एंड ब्रैन एक्टन। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप गाइस? व्हाट्सएप को बनाने वाले, व्हाट्सएप के पापा कौन है? जैन कोयुम और ब्रैन एक्टन। जबकि ट्विटर बनाने वाले जो फाउंडर और को फाउंडर्स हैं वो हैं जैक डोरसी, जो कि मेन फाउंडर, बिज स्टोन, इवेम विलियम्स, नोह ग्लास, ये चारों ट्विटर के फाउंडर रहे हैं। अब तो न्यूज अभी हाल ही में आपने पढ़ी भी होगी शायद कि जैक डॉर्सी ने ट्विटर, जिसका नाम एक्स हो चुका है, उसको अनइंस्टॉल कर दिया है ना? क्योंकि आप जानते हैं एलॉन मस्क ने खरीद लिया है और ट्विटर पूरी तरीके से बदल दिया है, नाम भी बदल दिया है, CEO भी बदल दी है ना? हर चीज बदल दी है। तो जैक डॉर्सी ने कहा जब हर चीज बदली दी है ना, तो हम क्यों ही इंस्टॉल करें? तो अनइंस्टॉल कर दिया है ट्विटर यानी एक्स, जैक डॉर्सी जी ने। तो ये एक बड़ी न्यूज आई है। नेक्स्ट, नेम द फाउंडर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का नाम बताइए। एंटीवायरस तो बहुत सारे आपने सुने होंगे, आप जानते भी हैं। आप अपने मोबाइल फोन्स में, आप अपने लैपटॉप में, आप अपने गैजेट्स में एंटीवायरस का यूज तो करते ही होंगी। कह रहा है एंटीवायरस के पापा कौन है, फाउंडर कौन है गाइस? जॉन मैकेफी, बॉब थॉमस, गैरी किल्डाल, एलन ट्यूरिंग या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है जॉन अब्राहिम नहीं, जॉन मैकेफी, नोन एज द फाउंडर ऑफ, पापा ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये है जॉन मैकेफी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के फाउंडर, इन्होंने बनाया। और ये आजकल थोड़े समय पहले काफी सुर्खियों में भी थे। क्यों ये सुर्खियों में रहे थे? क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में। ही डाइड एट 75 ईयर्स ऑफ एज इन अ स्पेनिश प्रिजन। ये स्पेनिश की जेल में बंद थे और 75 ईयर्स की एज में इन्होंने क्या किया? सुसाइड कर लिया, है ना? तो इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा कि इन्होंने सुसाइड किया है या इनका मर्डर हुआ है जेल के अंदर। तो इसको लेकर भी काफी सुर्खियों में बात रही है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेम द फाउंडर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जॉन मैकेफी। इन्होंने मैकेफी नाम के एंटीवायरस को भी बनाया है ना, जो कि बहुत फेमस है। मैकेफी एंटीवायरस नाम सुना होगा आप लोगों ने। 23 जून 2021 को इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सपर्ट ग्रुप दैट हैंडल्स कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। वेरी फेमस क्वेश्चन। डैश एक विशेषज्ञ समूह है, एक ग्रुप है जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं को संभालता है। जैसे अगर कहीं पर कोई हैकिंग हो जाती है, कोई हैक हो जाता है सर्वर, या कोई डेटा चोरी हो जाता है कंप्यूटर में, तो ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा ग्रुप है ना, जो क्या करता है गाइस? जो इंफॉर्मेशन देता है, जो इन चीजों को रिपोर्ट करता है और कोशिश करता है कि आपके साथ जो घटना घटी है ना, वो रोल बैक हो जाए, आपका पैसा वापस आ जाए या अलर्ट आपके पास में चला जाए।
तो ये कौन देता है? क्रैकर, ISO, IANA, IETF या सर्ट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का काम है आपको अलर्ट करना, और अगर आप किसी भी डिजिटल क्राइम के भागीदार बनते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर्ट टीम से, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट, व्हाट इज द TCP/IP प्रोटोकॉल which is used for remote terminal connection service? TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है? तो आपको यहां पर क्वेश्चन में मिल रहा है रिमोट। रिमोट का मतलब दूर बैठकर ऑपरेट करना, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, दैट इज टेलनेट प्रोटोकॉल। रिमोट कनेक्शन सर्विस के लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल, और टेलनेट की स्पेलिंग है टेलीटाइप नेटवर्क। टेल का मतलब टेलीटाइप, नेट का मतलब नेटवर्क, दैट इज टेलनेट प्रोटोकॉल। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने ऑफिस में बैठकर आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट सॉफ्टवेयर जैसे ME एडमिन, टीम व्यूअर एंड सो ऑन। क्लियर है? वेरी गुड। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स दी। इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों को एक संग्रह बनता है, इसे क्या बोलते हैं गाइस? हाइपरलिंक। याद रखिएगा, हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+K है। तो हाइपरलिंक के लिए कहीं पर भी अगर आपसे शॉर्टकट की पूछे तो आंसर क्या होगा? Ctrl+K। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड पेजेस। लिंक को ही हाइपरलिंक बोला जाता है, और कलेक्शन ऑफ अ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी खोज मिस्टर टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। एक वर्ल्ड वाइड वेब वो भी होता है जिसे पहला ब्राउजर भी बोला गया, www, जिसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया गया, लेकिन वो अलग है क्योंकि उसमें कोई भी स्पेस नहीं होती। वो वर्ल्ड वाइड वेब जो पहला ब्राउजर है जिसका नाम बदल के नेक्सस किया गया, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होती। लेकिन यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है? स्पेस है। इसका मतलब इंटरनेट पर स्टोर डेटा को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब का। इंटरनेट पर या सर्वर पर स्टोर डेटा को एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का। वेरी गुड, दिस वन। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है, यानी किसी भी हैकर को एंटर होने से रोकता है, एक्सटर्नल एक्सेस से रोकता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? फायरवॉल, कुकीज, गेटवे, राउटर या वायरस चेकर? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल का काम है अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकना। कैसे? सपोज करिए ये इंटरनेट है जहां आपको क्लाउड दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। इंटरनेट पर एक हैकर है और एक आम इंसान है। आम इंसान को परमिशन मिल जाएगी, लेकिन हैकर को रोक देगा कौन? फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो ये देखती है कि जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास में जा रही है वो वैलिड सोर्स से जा रही है या इनवैलिड सोर्स से। उसको भेजने वाला एक आम इंसान है या एक हैकर है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। इन द ईमेल एड्रेस abc@xyz
कह रहा है इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस में एबीसी क्या है, abc@xyz.edu। इसमें एबीसी क्या है, ईमेल पते में एबीसी क्या है, पासवर्ड, क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर नेम, डोमेन नेम या यूजर नेम, बताइए। हम जानते हैं कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसमें सबसे पहले होता है यूजर नेम, फिर होता है डोमेन नेम। @ के पहले यूजर नेम और @ के बाद में डोमेन नेम। तो इसका मतलब एबीसी यहां पर क्या है, यूजर नेम है। दैट इज द यूनिक नेम, दैट इज कॉल्ड यूजर नेम। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझिएगा एक बार। हमने कहा एक ईमेल आईडी है यूनिक नेम @domain.com। अब यहां पर जो यूनिक नेम है वो क्या है, यूजर नेम, यूजर नेम विद अ डोमेन, यूनिक नेम। जो @ है वो करेक्टर है, डोमेन जो है जैसे google.com, तो ये क्या है, डोमेन नेम हो गया। और जो कॉम है वो टॉप लेवल डोमेन है, तो कॉम, इन, एजू, ये हमने आपको पहले भी बताया था, दिस इज कॉल्ड TLD, टॉप लेवल डोमेन। और डॉट क्या है, जो सेपरेट करता है, तो डॉट इज यूज्ड एज अ सेपरेटर। क्लियर है, वेरी गुड। डैश इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन that promote the creation, distribution of free software programs without any restriction। डैश एक गैर लाभकारी संगठन है जो बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के मुफ्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्माण, वितरण को बढ़ावा देता है। समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये प्रमोट करता है किसको, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये फ्री सॉफ्टवेयर बनाने पर जोर देता है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसके वितरण की, है ना, बिना किसी यू कैन से प्रतिबंध की। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन मींस बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी लिमिटेशन के। फ्री सॉफ्टवेयर, जैसे हमें पता है फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, लिब्रा ऑफिस, ब्राउजर्स, है ना, और VLC मीडिया प्लेयर्स, ये सब हमारे ज्यादातर क्या हैं, फ्री हैं, कोई भी पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बोला जाता है क्या, FSF। दिस इज कॉल्ड फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है वो एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दे रही है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, FSF। क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम। निम्नलिखित में से कौन रोम में संग्रहित प्रोग्राम को संदर्भित करता है। तो वो जो रोम में स्टोर होते हैं प्रोग्राम्स, इनको क्या बोलते हैं गाइस, बायोस, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, रैम या फर्मवेयर। या मैं आपसे कहूं कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, अगेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। रोम में इसको लिखा जाता है, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। जैसे आपका टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, इलेक्ट्रिक लाइट सिग्नल्स, ये सब आपके क्या हैं गाइस, दीज आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। नेक्स्ट, विच अमंग दीज शॉर्टकट की पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी जोड़ी गलत है, कौन सा आपको गलत स्टेटमेंट लग रहा है इस शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग। ऑल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, बिल्कुल सही है। ऑल्ट टैब की मदद से जितने भी ओपन एप्लीकेशंस होंगे उनके बीच में हम स्विच कर पाएंगे। विंडोज एल लॉक योर पीसी, ये भी सही है। विंडोज एल की मदद से हम अपने पर्सनल कंप्यूटर, है ना, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडोज एल का यूज करते हैं। विंडोज डी
शो और हाइड दी डेस्कटॉप, ये भी सही है। विंडोज डी की मदद से हम डेस्कटॉप को शो और हाइड करते हैं। कंट्रोल वाई अंडू एक्शन, नहीं, कंट्रोल जेड अंडू होता है और कंट्रोल वाई रीडू होता है। तो ये मिल गया गलत ऑप्शन। यस, तो कंट्रोल वाई फॉर द रीडू एक्शन एंड कंट्रोल जेड फॉर द अंडू पर्पस। विंडोज ई फॉर ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज ई की मदद से विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डैश की आर ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइड्स साउंड क्यूज। कह रहे जब यह की चालू होती है तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत प्रदान करती है। ऐसी की जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए यूज की जाती है, जो देख नहीं सकते, वो सुन के कीज की मदद से टाइप कर पाए, उनके लिए जो की डिजाइन की गई विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए, दैट की इज कॉल्ड मॉडिफायर की, स्टिकी की, फंक्शन की, स्पेशल की या टॉगल की। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज टॉगल कीज। विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो कीज यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड टॉगल कीज। टॉगल कीज कितनी होती हैं? 3 कीज। वो कीज जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, दैट आर कॉल्ड टॉगल कीज, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ये तीनों आपकी कैसी हैं गाइस? टॉगल कीज के एग्जाम्पल हैं। वेरी गुड। Dash is a central place to view notifications and take actions that can keep Windows running smoothly. कह रहा है डैश सूचनाएं देखने और कार्रवाई करने के लिए एक केंद्रीय स्थान है जो विंडोज को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है। दैट इज कॉल्ड सेटिंग, पर्सनलाइज, विजेट, एक्शन सेंटर या टास्क मैनेजर। बताइएगा। कह रहा है एक ऐसा एरिया है विंडोज में जो हमें नोटिफिकेशन देता है, जहां हमें यह पता चलता है कि बैटरी कम है या ज्यादा है, जहां हमें यह पता चलता है कि वाईफाई कनेक्टेड है या लैन कनेक्टेड है, जहां हमें डेट और टाइम दिखती है, दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। और लेटेस्ट विंडोज में इसको एक्शन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नोटिफिकेशन एरिया भी बोल सकते हैं और इसको एक्शन सेंटर के नाम से भी जाना जा सकता है ना। ये वाला एरिया इज कॉल्ड एक्शन सेंटर, जहां आपको पता चल रहा है वॉल्यूम का ऑप्शन है, जहां वाईफाई या लैन का ऑप्शन है, बैटरी का स्टेटस है, साथ ही साथ डेट और टाइम का ऑप्शन है। दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया और एक्शन सेंटर। वेरी गुड। व्हाट इज लाइनेक्स CLI कॉल्ड? लाइनेक्स CLI को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, सर्वर में यूज किया जाता है, वायरस फ्री है, लाइनस टॉरवाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया है। वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल का यूज यहां पर करते हैं, है ना। तो यहां पर किसका यूज करते हैं गाइस? शेल का। अब CLI का मतलब क्या होता है? लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड का यूज भी करता है और GUI भी है, कमांड लाइन इंटरफेस भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। तो यहां पर कमांड किस पर लिखते हैं? शेल पर, टर्मिनल पर, कंसोल पर, प्रॉम्प्ट पर या ऑल ऑफ दीज। लाइनेक्स में जहां पर कमांड को लिखते हैं उस ब्लैक स्क्रीन को बोला जाता है शेल। इसको टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको कंसोल भी बोलते हैं, इसको प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके वैलिड ऑप्शंस हैं, है ना। याद रखिएगा, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है दैट इज कॉल्ड, जहां कमांड्स लिखते हैं लाइनेक्स में, इसे बोलते हैं शेल, टर्मिनल, कंसोल, प्रॉम्प्ट, ऑल ऑफ दीज।
क्लियर है? CLI की फुल फॉर्म क्या है? CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। वो स्क्रीन जो ब्लैक कलर की होती है जिसपे कमांड लिखे जाते हैं, दैट पर्टिकुलर स्क्रीन इज कॉल्ड CLI इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट, डैश इज द GUI कॉल्ड फॉर द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि लाइनेक्स पर कमांड भी लिखे जाते हैं और GUI फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी परफॉर्म करते हैं, कमांड लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं और ग्राफिक्स के लिए माउस का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GUI कहा जाता है। अब GUI किसको कहा जाएगा? बिटमैप को, EEPROM को, डेस्कटॉप को, फ्लैश को या जीनोम को? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो GUI है दैट इज कॉल्ड जीनोम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट को बोलते हैं जीनोम, जहां पर आइकन्स होते हैं, माउस की मदद से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड जीनोम। जीनोम की फुल फॉर्म GNU, नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट। GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड GNOM। इसका मतलब कि अगर हम लाइनेक्स में बात करें तो CUI का मतलब होता है या CLI का मतलब होता है शेल, टर्मिनल, कंसोल और प्रॉम्प्ट, जबकि लाइनेक्स में GUI का मतलब है GNOM। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि लाइनेक्स CLI है या GUI है, कमांड बेस है या ग्राफिकल बेस है, तो आप कहेंगे ये दोनों है। इस पर कमांड भी लिखे जा सकते हैं और यहां पर ग्राफिक्स की मदद से माउस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वेरी गुड। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल? पावर पॉइंट फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है? प्रेजेंटेशन, माई प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन 1, बुक 1 या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं MS पावर पॉइंट जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, अगर हम कोई भी फाइल का नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम प्रेजेंटेशन 1 के नाम से शो होता है। तो करेक्ट आंसर है प्रेजेंटेशन 1। क्लियर है? नेक्स्ट, विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू? प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? बताइएगा। पावर पॉइंट में अगर आपको प्रेजेंटर व्यू ओपन करना है, ये बहुत प्यारा व्यू होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F5। ऑल्ट के साथ जैसे ही F5 दबाएंगे, पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके का व्यू आपके सामने आएगा एंड दिस व्यू इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। अब ये व्यू है क्या, इसका काम क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको लग रहा होगा सर यहां पर दो स्लाइड हैं। पहली स्लाइड वो है जो आपने पहले दिखाई थी नंबर 1 पे, है ना, ये वाली स्लाइड, और दूसरी साथ में जो दूसरे नंबर पर जहां हमने आपको कोर्स के बारे में बताया था वो स्लाइड दिखाई थी। तो देखो जैसे ही हमने प्रेजेंटर व्यू ओपन किया, हमें पहली स्लाइड दिख रही है और दूसरी स्लाइड भी दिख रही है। अब अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो तीसरी स्लाइड और चौथी स्लाइड दिखेगी। तो इसका मतलब जहां पर हम एक साथ दो स्लाइड को देख सकते हैं, एक बड़ी और एक छोटी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। इस व्यू को बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू और इसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज Alt+F5। Alt+F5। वेरी गुड। A PowerPoint template is saved as dash फाइल। एक पावर पॉइंट टेम्पलेट को डैश फाइल के रूप में सहेजा जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .ppt। लेटेस्ट वाले केस में .pptx। लेकिन यहां बात हो रही है पावर पॉइंट टेम्पलेट की।
बना बनाया पावर पॉइंट का प्लेटफॉर्म और इसका एक्सटेंशन होता है .potx, यानी करेक्ट आंसर इज POTX। अब यहां पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट यहां पर आंसर लगाकर आते हैं PPTX या PPT, क्योंकि यहां वर्जन दिया नहीं हुआ है तो कुछ लोग PPT लगा देंगे, कुछ PPTX लगा देंगे, गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ओल्ड वाले के केस में PPT, नए वाले के केस में PPTX, लेकिन अगर पावर पॉइंट टेम्पलेट पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा .potx। क्लियर है? अब यहां पर टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरनेट पर आप पावर पॉइंट के बहुत सारे फ्री में टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना। सपोज करिए आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी है बैंक में, तो आप गूगल पे टाइप करिए पावर पॉइंट फ्री टेम्पलेट, बहुत सारे आ जाएंगे आपके सामने। आप किसी को भी डाउनलोड करिए, उसमें एडिटिंग करिए और प्रेजेंटेशन दे दीजिए, है ना। दैट इज कॉल्ड अ टेम्पलेट गाइस। वेरी गुड। सिलेक्शन लीजिए फिर दीजिए प्रेजेंटेशन, है ना। फिर तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेंगी आपको। ड्यूरिंग द स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार। स्लाइड शो के दौरान कंप्यूटर टास्क बार को देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए। अब देखिए क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम टास्क बार को भी देख सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमें टास्क बार नहीं दिख रही, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमको टास्क बार भी दिख जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। स्लाइड शो के दौरान कंप्यूटर में टास्क बार मतलब जो सबसे नीचे वाली बार होती है, वो देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। करेक्ट आंसर है Ctrl+T का। जैसे ही हम यहां पर Ctrl+T दबाएंगे, नीचे हमारे सामने टास्क बार आ जाएगी। अब हम कुछ भी कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। तो टास्क बार अवेलेबल करवाने के लिए क्या होगा गाइस, Ctrl+T होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया गया है। एक्सेल में बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन जो पहली सेल होती है दैट इज कॉल्ड A1। पहली सेल को A1 बोला जाता है। और ये जो A1 है, ये जहां पर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड। जहां पर ये एड्रेस दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, नेम बॉक्स। तो A1 जहां पर आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर बॉक्स इज कॉल्ड नेम बॉक्स विच शोज द सेल एड्रेस। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। एक्सेल में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है। वेरी वेरी फेमस वन। एक्सेल में अगर आपको चार्ट बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा डेटा को और फिर एक फंक्शन की दबानी होगी। और वो फंक्शन की कौन सी है, F3, F5, F7, F11 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज F11। जैसे ही आप F11 दबाएंगे आपके सामने चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो चार्ट के लिए फंक्शन की है F11, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं तो आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पर स्टॉक में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट देखनी होगी। विच टाइप ऑफ चार्ट शुड यू यूज। स्टॉक मार्केट की प्रोग्रेस को देखने के लिए किस तरीके के चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रगति पर नजर रखना चाहते हैं, आपको किस प्रकार का चार्ट उपयोग करना चाहिए, पाई चार्ट, रो चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज लाइन चार्ट, है ना। हम लोग हमेशा, आप लोग ने देखा भी होगा न्यूज में जब शेयर मार्केट की बात होती है ना, निफ्टी की बात होती है, तो वहां पर हमें क्या दिखाते हैं गाइस, इस तरीके से उतार चढ़ाव दिखाते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना डिक्लाइन गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ आज के दिन में, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट।
विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट एंड एग्जिट फ्रॉम दी स्लाइड शो। बताइए, स्लाइड शो शुरू करने और बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका यूज करते हैं? F5 का। और स्लाइड शो को एंड करने के लिए एस्केप का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आपका आंसर मिल चुका है, दैट इज F5 एंड एस्केप। क्लियर है? तो स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 दबा देंगे, और स्लाइड शो को एंड करना है तो एस्केप प्रेस कर देंगे। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन? आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, कंफर्म है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है? बताइए, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। कंट्रोल एम के थ्रू हम नई स्लाइड को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, है ना? याद रखिएगा, टू क्रिएट अ स्लाइड कंट्रोल एन, क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन का यूज करेंगे, और इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का यूज करेंगे। वेरी गुड। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट शो में कौन सी फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है? पावर पॉइंट शो के दौरान, जैसे ये पावर पॉइंट शो है ना, जो आप देख रहे हैं, इसके दौरान कौन सी फाइल सपोर्ट करती है? जेपीजी बिल्कुल, जीआईएफ यस, डब्ल्यूएवी यस, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करती है पावर पॉइंट की स्लाइड शो। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन अच्छे तरीके से? नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पीडीएफ एमंग द गिवन स्टेटमेंट? ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है ना? पढ़ना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, और एग्जामिनर चाहता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन दे ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, है ना? लेकिन आपको जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी आंसर बताना है। बताइए, पीडीएफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सही है। डेवलप्ड बाय एडोबी इन 1992, एडोब कंपनी के द्वारा 1992 में इसको डेवलप किया गया, सही है। पीडीएफ को नॉट एडिटेबल फाइल्स, पीडीएफ में क्या एडिटिंग पॉसिबल नहीं है? यह बात भी बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको पीडीएफ राइटर इंस्टॉल करना होगा, तब जाकर आप कहीं पीडीएफ में एडिटिंग कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मली नहीं। पीडीएफ के जो पापा हैं वो डॉक्टर जॉन वॉर्नॉक हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि पीडीएफ बनाने वाले जो पर्सन हैं, जो पापा हैं पीडीएफ के, वो कौन है? डॉक्टर जॉन वॉर्नॉक, डॉक्टर जॉन वारनॉक, डॉक्टर जॉन वारनॉक, है ना? नॉक। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट है। पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट आपके वैलिड है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल दैट कैन बी सेंट थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन निशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या सीमा क्या है? मैक्सिमम कितने मेल आप भेज सकते हैं पर डे फ्री जीमेल अकाउंट के थ्रू? तो हम जानते हैं कि अगर फ्री जीमेल यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स जो कि हम सेंड कर सकते हैं, दैट इज कितने? वेरी गुड, दैट इज 500 मेल्स। कितने गाइस? 500 मेल्स। और जीमेल का जो लोगो है वो क्या है? एम है ना? दिस इज कॉल्ड द लोगो ऑफ जीमेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? ब्राउजर, सर्च इंजन, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बहुत आसान है, बताइए। गूगल, डकडकगो, येंडेक्स, सफारी, आस्क.com।
ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गए ना फिर तो भगवान ही मालिक है ना। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सफारी इज नॉट अ सर्च इंजन। सफारी क्या है? एप्पल का ब्राउजर है। सफारी इज द ब्राउजर ऑफ एप्पल कंपनी, जबकि गूगल, डक डक गो, येंडेक्स, ask.com ये सब हमारे क्या है? सर्च इंजन है। गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, येंडेक्स रशिया का बहुत फेमस, डक डक गो हम लोग जानते हैं सेफ एंड सिक्योर सर्च इंजन, बेड़ू चाइना का बेड़ू सर्च इंजन है ना। तो ये सब आपके सर्च इंजन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर फार आउटपेसिंग गूगल लोकली। कह रहा है नंबर 1 सर्च इंजन बताइए कहां का? साउथ कोरिया का, जो गूगल से भी शक्तिशाली है। दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन यानी सर्च इंजन कौन सा है? जो स्थानीय स्तर पर गूगल से भी कई अधिक है, यानी कई अधिक शक्तिशाली है। बिंग, बेड़ू, ask.com, नेवर या डकडगो? क्या होगा इसका आंसर? साउथ कोरिया का है, ये बहुत फेमस है। दैट इज कॉल्ड नेवर, NAVER। तो नेवर इज दी सर्च इंजन। जैसे यहां पर इंडिया में गूगल हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। अमेरिका का है गूगल सर्च इंजन, गूगल बाबा। लेकिन साउथ कोरिया में जो सर्च इंजन यूज होता है वो गूगल से भी ज्यादा फेमस है वहां पर, और गूगल से भी ज्यादा पावरफुल है। दैट सर्च इंजन इज कॉल्ड नेवर, NAVER, नेवर। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन क्रिएटेड बाय गैब्रियल विंसबर्ग in 2008. The search engine is dedicated to the online privacy of its users. Again, very famous question. बताइए इसका आंसर। कह रहे डैश ग्रेबियल वैनबर्ग द्वारा 2008 में बनाया गया एक सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन आपको उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गोपनीयता के लिए समर्पित है, यानी बहुत प्राइवेट है, सिक्योर्ड है। एंड द करेक्ट आंसर इज डक डक गो। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि प्राइवेसी की अगर बात होगी सर्च इंजन की प्राइवेसी के लिए तो दैट इज डक डक गो। क्रिप्टो करेंसी के लिए डक डक गो। अगर हमें कोई डार्क वेब पर काम करना है या डीप वेब पर काम करना है ना, कुछ नेगेटिव काम करना है, सपोज हमें यू कैन से कोई वेपन्स मंगवाने हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं पोर्नोग्राफी के लिए जो यूज किया जाता है, तो दैट इज डक डक गो। क्लियर है? नेक्स्ट, IPv6 was created by whom and IPv6 is in which format? IPv6 किसके द्वारा बनाया गया था और IPv6 किस प्रारूप में है? तो IPv6 किसने बनाया ये बताइए, और IPv6 का जो फॉर्मेट है वो क्या है ये बताइए। हम जानते हैं कि IPv6 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और ये कितने बिट का होता है जल्दी से बताइए। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का। अभी भी कुछ लोगों ने गलत बताया होगा आंसर, मुझे पता है, मानेंगे थोड़ी ना आप लोग, है ना। तो IPv4 32 बिट का, IPv6 128 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का, है ना, मैक एड्रेस 48 बिट का। तो IPv6 किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IETF के द्वारा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, IPv6 डेवलप्ड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, और इसका फॉर्मेट क्या है गाइस? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। IPv6 और मैक एड्रेस, इन दोनों का जो फॉर्मेट होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, डैश इज अ कैरेक्टर डिस्टिंग्विशिंग टेक्नोलॉजी that make use of special magnetized ink। डैश एक चरित्र भेद करने वाली तकनीक है जो विशेष चुंबकीय स्याही को उपयोग करती है।
देखो हिंदी हिंदी बहुत कठिन होती है ना, हिंदी पढ़ना और करना इतना आसान नहीं है, जबकि इंग्लिश कंपैरेटिवली आसान है ना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप क्या मानते हैं मुझे बताइएगा एक बार कमेंट में। आप हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है आपको या इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगती है? सरल कौन सी लगती है कंप्यूटर में? तो डैश इज अ कैरेक्टर डिस्टिंग्विशिंग टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ स्पेशल मैग्नेटाइज्ड इंक दैट इज कॉल्ड MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से चेक को स्कैन किया जाता है बैंक में, है ना। MICR नंबर्स दिए होते हैं इसके ऊपर, जिनको स्कैन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेमोरी also called as main memory of a personal computer consist of, पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जिसे मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, ये कौन सी है? रैम ओनली, रोम ओनली, बोथ रैम एंड रोम, कैशे मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? ये तो आसान है, आप बता लेंगे बहुत आसानी से कि सर प्राइमरी मेमोरी कहें, मेन मेमोरी कहें या सेमीकंडक्टर मेमोरी कहें। तो इसमें दो मेमोरी आती हैं, एक रैम है और एक रोम है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ रैम एंड रोम। क्लियर है? रैम जहां पर आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वहीं रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है। रैम रीड और राइट दोनों की जा सकती है, रोम को सिर्फ रीड किया जा सकता है। यस, रैम आपकी कैसी है? टेम्परेरी, वेयर एज रोम कैसी है? परमानेंट। रैम कैसी है? टेम्परेरी मतलब वोलाटाइल, रोम कैसी है? परमानेंट मतलब नॉन वोलाटाइल। रैम के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, जबकि रोम के मेनली तीन टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। फिर ईपी रोम को हम लोग फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। एसडी रैम में डायनेमिक रैम के एडवांस्ड वर्जन भी हैं, जैसे एसडी रैम। एसडी रैम को डीडीआर भी बोला जाता है, डबल डेटा रेट, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक है। जैसे मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी रैम है जिसकी मदद से कैश मेमोरी बनाई जाती है? विच रैम इज यूज्ड टू मेक अ कैश मेमोरी? तो आप तुरंत बोलिए सर स्टैटिक रैम की मदद से कैश मेमोरी बनाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी रैम है जो लैपटॉप में यूज की जाती है, तो आप तुरंत बोलिए सर वो डायनेमिक रैम है जो लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में या गैजेट में इस्तेमाल की जाती है। तो ये फ्लुएंसी होनी चाहिए आपको, इतने क्लियर तरीके से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होने चाहिए, तभी एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी? सिस्टम की बूट सेक्टर फाइल किस कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होती है? हम जानते हैं बूट सेक्टर की फाइल्स कहां पर होंगी? रोम में होंगी, रीड ओनली मेमोरी में होंगी, क्योंकि बूटिंग में जो मेमोरी मदद करती है वो आपकी कौन सी है? रोम है। एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती, है ना। ये है इसकी पावर, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, दबंग नेचर की है, दैट इज रोम, है ना। तो एक बार जो ये कमिटमेंट कर लेती है यानी इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। वो रैम जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है उसको रोम भी बोलते हैं, है ना। दैट पर्टिकुलर रोम इन विच द चेंजेस आर नॉट पॉसिबल दैट इज कॉल्ड पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ईपी रोम में चेंजेस पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? अल्ट्रा वायलेट रेज। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी चेंजेस पॉसिबल हैं मैन्युफैक्चरर के थ्रू but with the help of electric signal. Which type of ROM is used for erasing purpose only? किस प्रकार की रोम का उपयोग केवल मिटाने के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इरेज करने के लिए किया जाता है? पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, बोथ 2 and 3 एंड बोथ 1 and 2, क्या होगा आंसर? हम जानते हैं ऐसी कौन सी रोम है जिसके थ्रू सिर्फ इरेज करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज लेटेस्ट वाली रोम, दैट इज EEPROM। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से यहां पर डेटा को इरेज करते हैं और EEPROM टेक्नोलॉजी की मदद से ही फ्लैश मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो EEPROM टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू डेवलप
द फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जैसे एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे मेमोरी कार्ड, है ना, जैसे यू कैन से एसडी कार्ड, है ना, दैट इज एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड एंड एसएसडी, इन सबको डेवलप करने के लिए जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड EEPROM, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड EEPROM। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि इन 40 में से मैक्सिमम स्कोर आपने किया होगा। कितना स्कोर किया आउट ऑफ 40 एक बार कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो ये रहा आज का क्वेश्चन गाइस। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, इट इज स्टोर्ड टेम्परेरली ऑन। जब हम पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम करते हैं तो उसे अस्थायी रूप से कहां संग्रहित किया जाता है? When we work on any document on PC, it is stored temporarily on। टेम्परेरी बेसिस पर उसे कहां सेव किया जाता है मुझे बताइएगा। रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी या सीडी रोम? एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पता है इसका आंसर, मुझे पता है आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा सर मुझे पता है इसका आंसर ये होगा, बताइएगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे नई चीजों के बारे में आपने नॉलेज ली होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने रिवाइज किए होंगे, जो आपको आते होंगे। बस यही मकसद है कि आप रिवीजन करते रहें, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहें और इन मॉक टेस्ट की मदद से अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते चलें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर पूरे में पूरा स्कोर आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, एक भी नंबर कंप्यूटर में कटना नहीं चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ। इस कोर्स में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक नॉलेज भी मिलेगी, वीडियोस पीडीएफ की मदद से, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, मिक्स मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी कंप्लीट कोर्स है ना, बेस्ट कोर्स, ड्रीम बैच 3.0। क्लियर है गाइस? तो आप ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स को अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो क्या करना है आपको, बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़िया स्कोर करते रहिए। बाय बाय गाइस।